इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम सबको पता है, ये आपके सामने है भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इधर वाला जो सीरीज है इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें क्या पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है और ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे बड़ा छोटा सा लॉजिक है, लॉजिक है D0, D5 और D10, बस ये जो है ये क्या है बेटा, स्टेबल है। अब मेरी बात को समझना, मान लो जाए सिचुएशन हो रहा है कि m जो है +2 से कोई m बना रहा है, और दूसरा सिचुएशन है m+3 से m+2 बना रहा है। दोनों ही सिचुएशनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भारी अंतर देखा गया है, सेम एलिमेंट के लिए भी। उदाहरण के तौर पे आप लोग ही देख लीजिए, एक उदाहरण मैं ले रहा हूं Fe का। Fe+2 के लिए कितना है बेटा, जरा देखो तो, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। Fe+2 से Fe के लिए कितना है बेटा, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा अगर आप लोग को तो। Fe वाला लाइन देखो, Fe = है बेटा -0.763। ठीक इसी प्रकार से Fe जो है, एक और Fe है, दैट इज जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, Fe+3 से Fe। तो Fe+3 से Fe का जो है वो है बेटा -0.036। अब सवाल यह है कि इतना भारी अंतर क्यों, इतना भारी अंतर इसीलिए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में कहीं पे झोल है। ध्यान से देखिए, इस जगह पर इस Fe का कॉन्फ़िगरेशन यदि अगर मैं देखना चाहूं, पढ़ना चाहूं, समझना चाहूं, अगर मैं देखना चाहूं, सोचना चाहूं, समझना चाहूं, तो Fe का नॉर्मल कितना होता है बेटा, बोलो 56। कितना होता है, सॉरी कितना होता है बेटा Fe का, 26। मतलब कितना होता है बेटा, D6S2। समझ रहे हो? हाँ? चश्मा लगाओ, वाकई में लगाना पड़ेगा चश्मा। हाउ, 0 -0.440। हाँ ठीक, थैंक यू बेटा, अब दिख रहा है। और हाँ, और ये भी गड़बड़ है क्या जी? नहीं, ये सही है, ये सही है। एक और है, Fe+3 से Fe+2, इसके लिए भी वैल्यू दी है। क्या दिया हुआ है, प्लस में है जी, प्लस में 0.77। अब सवाल यह है कि ऐसा झोल क्यों है भाई, इतना अंतर क्यों है? एक ही Fe है, उसके 3 अलग अलग वैल्यू क्यों है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो केवल अकेले फैक्टर नहीं है, कुछ और भी चीजें जिम्मेदार होंगी। हाँ है। यदि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करती है। किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? 3 चीजों पर। M सॉलिड है, से आप क्या बना रहे हो, उसको M+2 बना रहे हो एक्वस। तो वो 3 चीज क्या है? इस M सॉलिड को सबसे पहले M गैस बनाएंगे, इस एनर्जी को बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, सब्लिमेशन। पहली एनर्जी है सब्लिमेशन, जिस पर ये डिपेंड कर रही। दूसरा क्या है बेटा, ये M+ है, M+2 है, M+2 गैस, इसको बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, आयोनाइजेशन। ये दूसरा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाम सुना होगा आपने क्लास 11th में। और तीसरा, इस गैस को जब आप पानी में डालोगे तो दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, बोलो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये तीनों मिला के आपका क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है।
तीन चीज मिला के बनता है। इसका मतलब साफ है कि अकेले तो जिम्मेदार नहीं है। दूसरी चीज ये इतना इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है भाई, इसका रीजन होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली। भाई जब एक ही एफ है तो इसकी तीन अलग अलग वैल्यू क्यों है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? तो आइए ध्यान से समझते हैं। आप देख सकते हो मैं Fe का लिखा हूं, मैं Fe+2 के लिए लिख रहा हूं, दैट इज अ D6S2, और Fe+3 के लिए लिख रहा हूं बेटा D5S0। जो बच्चा समझदार है वो मुझे थोड़ा सा देख के समझ के बताए, सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सा है? सोचो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कौन सा कंडीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब देखो क्या Fe+3 से, जहां पे भी +3 है, जहां पे भी +3 है, जहां पे भी है, क्या वो +2, क्या वो +0 होना चाहता है? चेक करो। +2 को तो छोड़ दो, इसको रहने दो। ये देखो +3 है, क्या ये +3 से Fe तक जाना चाहता भी है? इसका कितना आ रहा है? इतना कम, लगभग 0 के आसपास। क्या Fe+3 से +2 होना चाहता है? नहीं, प्लस में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मोस्ट स्टेबल कंडीशन कौन सी है? +3। जब भी आप स्टेबल से, समझिए बात को, जब भी आप स्टेबल से क्या होगे बेटा? अनस्टेबल होगे। जब भी आप, कभी भी स्टेबल से यदि आप क्या हो रहे हो बेटा? अनस्टेबल हो रहे हो, तो जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी बेटा? लेस निगेटिव मिलेगी हमेशा। और जब भी आप अनस्टेबल से, ये देखो बेटा, अनस्टेबल से क्या हो रहे हो बेटा? स्टेबल हो रहे हो, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा? मोर निगेटिव मिलेगी। एक काम करते, एक दो और को देखते, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा। हाँ, कि ऐसे कैसे हो गया भाई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो एक सेकंड के लिए देखते, चेक करते, लेट और कोई एग्जांपल देखते। और कोई एग्जांपल जरा देखो तो, कुछ आपको दिख रहा है क्या? अगर कोई दिख रहा हो तो जैसे कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है क्या यार? दिख रहा है कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है? अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल लो। CD, चलो एक काम करता हूं, मैं ही बताता हूं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे टाइटेनियम, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, टाइटेनियम। टाइटेनियम +3 से टाइटेनियम +2 के लिए, और टाइटेनियम +2 से टाइटेनियम सिर्फ टाइटेनियम के लिए वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास। मैं डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूं। यहां पे वैल्यू आ रही है -0.37 और ये आ रही है बेटा -1.63। एक ही तो टाइटेनियम था यार, फिर ये वैल्यू दो क्यों हुई? तो एक सेकंड के लिए ना इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर झांक के देखते हैं अपन। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 22 है। क्या आप मान रहे हो भाई 22 है? सिंपल 22 के हिसाब से इसमें क्या लिखूंगा बेटा? 3D2 और 4S2। ठीक है। अब अगर मैं टाइटेनियम +2 लिखूंगा तो यह हो जाएगा बेटा 3D2, और टाइटेनियम +3 लिखूंगा तो यह हो जाएगा बेटा 3D1। आप बताइए 3D2 और 3D1 में कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे भाई, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 है, कौन ज्यादा स्टेबल के करीब है? 3D3। बाबू लोग ऐसे कैसे? अरे 0 के ज्यादा करीब है ना। क्या लिखा सबसे पहले? ये देखो D0, D10 और D5। हाँ चालू है ऐसी, हाँ कर रहा हूं थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा गर्म हो गया था रूम। D0, D5 और D10, ये तीनों कैसा है? स्टेबल है। अब जरा देख के बताइए इन दोनों में, Ti+2 में और Ti+3 में, आपको कौन ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है? सोच के बताइए, कौन 0 के ज्यादा करीब है? क्या है? +3।
क्यों है? क्योंकि वो 0 के, तुमको तो देखना ही नहीं चाहिए था, वैल्यू ही देख के बता देते। कैसे वैल्यू देख के बता दूं मैं? जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा निगेटिव वैल्यू देगा। देखो +3 से +2 होना क्या दे रहा है आपको? मोर निगेटिव। और +2 से 0 होना क्या दे रहा है आपको? लेस निगेटिव, सॉरी मोर निगेटिव, और ये लेस निगेटिव। अब उसका कारण समझो, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। तो ऑब्वियसली जब नीचे वाले से इस नीचे वाले से मैं ऊपर वाला बनाऊंगा तो वो अनस्टेबल होगा, हाँ या ना? इस नीचे वाले से ये ऊपर वाला बनाऊंगा तो वो अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा ना। तो देखो क्या लिखा है, यदि आप अनस्टेबल से स्टेबल कर रहे हो, तो वैल्यू क्या मिलेगी? मोर। और अभी आपने क्या किया तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है? देखो इन दोनों में ज्यादा कौन निगेटिव है? कौन है? नीचे वाला ऊपर वाला? एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं, वैनेडियम को ले लेते। प्लीज यार, प्लीज ये सब मत करो यार, प्लीज। V+3 से V+2 इज इक्वल्स टू -0.26। V+2 से V दैट इज -1.18। आप बता दो, आप बता दो एक सेकंड के लिए। अब मैं नहीं बता रहा हूं ना, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट आप बताओ, देख के वैल्यू को देख के बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? +3 +2, यही तो समझाना है मुझे। उस वैल्यू को देखकर बताना है आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल है, +3 वाला +2 वाला, कौन ज्यादा स्टेबल है, याद रखना। अब एक काम करते, अंदर घुसते और कारण देखते। वैनेडियम का क्या होता है बोलो बेटा? 3d3 4s2, हाँ या ना? V+2 का क्या हो जाएगा बेटा? 3d3 4s0। और V+3 का क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 3d2 4s0। अब आप बताओ +2 ज्यादा स्टेबल है, मतलब डी में 2 ज्यादा स्टेबल है या डी में 1 ज्यादा स्टेबल है? बोलो। अभी तो आपके सामने रिजल्ट है भाई, 2 0 के ज्यादा करीब है। +3 आप बोलोगे सर +3 तो 5 के करीब है। नहीं है 5 के करीब, 5 के करीब बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 5 के करीब जाने के लिए। सिर्फ वैल्यू को देख के आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, सिर्फ वैल्यू को देख के। वैल्यू मैंने लिख दी, वैल्यू को देखकर बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। एक और उदाहरण देता हूं आपके सामने, एक और एग्जांपल लिखेंगे हम अभी। कॉपर का तो खैर, कॉपर का तो छोड़ दो, कॉपर का तो होता ही नहीं है। एक एग्जांपल और देखो, Zn+2 से Zn के लिए वैल्यू है, वैल्यू मतलब E0 जो है वो है -0.76, जबकि Zn+3 से Zn+2 के लिए वैल्यू है 0। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन ज्यादा स्टेबल है? 0। +2 वाला कहां से +3? मोर निगेटिव। दोनों में से भाई जो ज्यादा स्टेबल है उसी का मोर निगेटिव आएगा ऑब्वियसली। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर घुस के देखते हैं। Zn का क्या होता है बेटा? बोलो 3d10 4s2। और Zn+2 का क्या हो जाएगा बेटा? 3d10। Zn+3 का क्या हो जाएगा बेटा? 3d9। 3d9 तो होगा ही नहीं कभी। आप बता दो d10 ज्यादा स्टेबल है कि d9? तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में कि माइनस में? मोर निगेटिव। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा निगेटिव आएगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी वाला सीन है पूरा। तो
तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन ज्यादा वैल्यू रखेगा या कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं क्वेश्चन का, आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। एक एग्जांपल है, किसी जमाने में मुझे दिखा था, तो मैं उसको डायरेक्ट आप लोग के सामने रख देता हूं। ये देखो, दिख पा रहा है क्वेश्चन? पढ़िए। तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, उसकी वैल्यूज दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है। आपको एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, एलिमेंट दिया है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। कैसे पता करोगे? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वैल्यू उतनी ज्यादा निगेटिव आएगी जब वो स्टेबिलिटी पे उतनी ज्यादा रहेगी। मतलब सिंपल सा फंडा है, निगेटिव जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आप बताइए तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एक्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, किसी जमाने में आया था, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, कि आप देख के बताइए तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था। तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितनी ज्यादा निगेटिव होगी वैल्यू, उतना ज्यादा अच्छा है, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वैल्यू उतना बेकार है। या जितना लेस निगेटिव होगा उतना ज्यादा बेकार है। क्वेश्चन सिर्फ यही आता है एग्जाम में। कारण मैंने आपको बता दिया। कारण देखो, दो चीज है, कौन ज्यादा स्टेबल है पहला, जैसा ये क्वेश्चन है, और दूसरा ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि D5, D10 और D0 क्या है? स्टेबल है। हाँ जी, कहा है तुम्हारा मित्र? इस साला आपको केवल ये फंडा याद रखना है, जितना ज्यादा निगेटिव, जितनी ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। देख रहे हो, आप किसी अनस्टेबल को स्टेबल करोगे ना, जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो मैं आपको रीजन बता रहा था कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि D0 तक पहुंचना चाहता है वो। जिंक का देखो, जिंक बेचारा जिंक +3 बना ही नहीं सकता कभी। क्यों नहीं बना सकता? इसको भूल जाओ ना, क्योंकि इसका 0 आ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0 है, होगा ही नहीं, रहती ही नहीं वैल्यू। इसकी इतनी ज्यादा निगेटिव क्यों आई? क्योंकि +2 उसका क्या है? स्टेबल है। और +2 स्टेबल क्यों है? क्योंकि D10 आ रहा है। क्वेश्चन कैसा आता है आपको समझ में आ गया। और मैं लिख के दे रहा हूं, डी ब्लॉक से ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है भविष्य में, चाहे वो जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किसी में नहीं, मैंने जेई के पेपर में भी देखा है। हालांकि वो पेपर वो था, मॉक टेस्ट पेपर था, सीबीएसई जो भेजता है, एनटीए जो भेजता है मॉक टेस्ट, उसमें था। तो ध्यान रखें, जितनी ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। आप बताइए लिथियम सबसे ऊपर क्यों है? सबसे ऊपर क्यों है पता है? क्योंकि लिथियम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है +1 बनने के लिए। सिंपल है, जितना ज्यादा निगेटिव उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे वापस से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन तीन चीजों पर निर्भर करता है? इन तीन चीजों पर।
मतलब भाई सीधी सी बात है, एम है सॉलिड मेटल है, उसको आपको क्या बनाना है, +2 बनाना है। +2 बनाने को ही आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हो। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इन 3 चीजों पर। वो 3 चीज क्या क्या है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और तीसरा कि क्या है भाई, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और तीसरा हाइड्रेशन। सिंपल, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा सुन के। Cu प्लस, एक सेकंड ना, Cu है, प्लस है और Cu है, इसके लिए वैल्यू कुछ होगी। Cu+2 और Cu है, इसके लिए वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। आप मुझे बता दो कि Cu प्लस ज्यादा स्टेबल है या Cu+2 ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से सोच के बताना, ठीक है। मैं अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये हमारा कॉपर 3D10 4s1, ये हमारा कॉपर प्लस, दैट इज अ 3D10, और ये Cu+2 3D9। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, Cu होना चाहिए। अब एक काम करो, गूगल करो, मोबाइल निकालो और गूगल करो विच इज मोर स्टेबल, Cu+2 एंड Cu प्लस। अभी वैल्यू भी लिख के बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हालांकि है मेरे पास वैल्यू दोनों की है, Cu+2 की है, Cu+2 के लिए है वैल्यू, और Cu के लिए भी है। हाँ चलो बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल दिखाया आपका गूगल, क्यों, तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो बड़ा विचित्र बात है, अजीब बात नहीं है। अबे इसको छोड़ दो, अभी वैल्यू छोड़ दो, इसको ये बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ 3D10 वाला होना चाहिए, तो Cu+2 ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया, दिस इज एन एक्सेप्शन। याद रखिएगा ये केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। और यदि आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। रीजन पढ़ो उसका, पढ़ो ना, अब जो लिखे हो ना उसमें वाई लिख देना, अरे जो गूगल किए थे ना उसी में वाई लिख दो बस, WHY, वाई नहीं, ठीक है। किया कोई, क्या लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, ये एक एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो ध्यान रखना, ये भी देख के समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली, निगेटिव है ही नहीं, क्या है, पॉजिटिव। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एक्को, हाँ Cu+2 वाला, +2 वाला ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बट घबराना नहीं, बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं लिखवाना चालू करता हूं इसके बारे में, और फिर इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलिए लिखेंगे इनके बारे में। लिखिए,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, इन एडिशन टू इलेक्ट्रोड एंथैल्पी। डन। हो गया था बेटा? हाँ, चलिए नोट। अक्सर बच्चे इसी जगह पर फंसते हैं। ये दो टिप याद रख लो, ये दो नोट याद रख लो, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। यदि क्वेश्चन में m+2 से m पूछ रहा है तो मोर निगेटिव और मोर स्टेबल, जितना ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। कौन सा स्टेट? +2 वाला, +2 ऑक्सीडेशन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया और पूछा m+3 और m+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, किसी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, जितनी भी ज्यादा पॉजिटिव, उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये स्टेबल नहीं है इस वक्त, ये स्टेबल है। दोनों सिचुएशन में कौन ज्यादा स्टेबल है? +2। ये हिंट है। दोनों सिचुएशन में कौन ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है? +2। आदि बेटा गेट बंद कर देंगे प्लीज। दोनों सिचुएशन पे कौन ज्यादा स्टेबल है? +2। ओके, ऐसे वाले में भी और ऐसे वाले में भी। मगर ऐसे वाले में आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव होना चाहिए, और ऐसे वाले में आपको क्या देखना चाहिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होना चाहिए। इसको लिख लो, और दो क्वेश्चन दे रहा हूं, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। गलती कभी होगी ही नहीं, बता रहा हूं ना। प्लीज यार ये सब नहीं करो यार। चलिए एकदम थ्योरी थ्योरी वाला क्वेश्चन लिखवाऊंगा अब मैं, गिव रीजन वगैरह वाला। लिख लिए ना? लिखे थे कि नहीं जी? लिख लेना आराम से, भरपूर समय है हमारे पास। कारण बताओ। अब वो हिंट तो आपने पढ़ लिया, टिप तो आपने पढ़ लिया, अब मैं तो आपको टिप को लिख के दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि m+3 से mn+2 बन रहा है, विच इज मोर पॉजिटिव। m+3 से जब m पॉजिटिव हो रहा है उससे, ऐसा कारण क्या है? कारण, कारण आपको पता है यार, मेरी तरफ मत देखो, कारण आपको पता है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कारण आपको अपने आप सामने आ जाएगा। 2 सेकंड के लिए दिमाग लगाओ। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं, आपका दिमाग लगाने के लिए भी ना मैं ही मदद कर देता हूं, ठीक है? हाँ, 1 सेकंड के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। D4, इसका क्या होगा D5, इसका क्या होगा D5, इसका क्या होगा D4। अब आप बताओ क्या, तो दिख गया, आई गया समझ में? जितना ज्यादा पॉजिटिव उसका +2 क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। कारण पता है क्या? जितना ज्यादा पॉजिटिव उसका +2 उतना ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में Fe+2 ज्यादा स्टेबल है कि Fe+3 ज्यादा स्टेबल है? क्यों +3 क्यों? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एक क्वेश्चन छापो इसको और रीजन लिख लेना, जो दिख रहा है उस रीजन को छाप लेना अपनी कॉपी में। बात नहीं कर बे, ज्यादा समझदार बन रहे क्या? हुनर गिव रीजन पूछूंगा तो बता नहीं पाएगा, पढ़ने के बजाय मस्ती कर रहा। हो गया क्या? क्या रीजन लिखे? रीजन कुछ लिखे भी कि नहीं लिखे? कुछ लिखे रीजन? तो लिखिए M+3 आर लेस स्टेबल ड्यू टू क्या लिखोगे? डी, बोलो, D4 कॉन्फ़िगरेशन। कभी गलती नहीं करोगे, मैं जो बोल रहा हूं वो अगर कर लिए तो। चलो रीजन बताओ, इस बार 3 है। अरे यार वही तो सेम क्वेश्चन है, उसमें एक चीज और जोड़ दिया है। कौन सा? CR+3 से +2। अब आप बताओ CR+3+2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +3 ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? देख लो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के। भाई अगर ऑब्वियसली बोल रहा है मोर पॉजिटिव Mn का है तो Mn वाला ज्यादा स्टेबल है ना। कौन सा वाला? +2 वाला। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का ही आपको जवाब देना है जो आप दे रहे हो अभी। ये क्वेश्चन देखो, कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। इस क्वेश्चन को बताओ, अमंग द फॉलोइंग मोर स्टेबल। हाँ बताओ क्यों? वो तो दिख रहा है ऑप्शन तो ठीक है उसमें, कारण क्या है? मोर नेगेटिव। दोनों ही सिचुएशनों पे चाहे पॉजिटिव ज्यादा हो चाहे निगेटिव ज्यादा हो, बात किसकी चल रही है? +2 की।
तो +2 मोर निगेटिव में ज्यादा स्टेबल, और +3 और +2 में तुलना कर रहे हो तो भी +2 वाला मोर स्टेबल, मगर वहां पॉजिटिव देखना है, यहां नेगेटिव देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, +2 वाला, और चारों का चारों क्या है, निगेटिव है, तो मोर निगेटिव। देखो टीप देखो, लिखे हो आप, क्या लिखे हो अपने नोट में, यही क्वेश्चन तो लिखे हो, यही तो है वो क्वेश्चन, अपने नोट में आपने लिखा है ये क्वेश्चन, मतलब ये लिखा है आपने। कारण क्या है, क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट आएगा। कारण क्या है, मोर निगेटिव और मोर स्टेबल। नोट करो, दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, और कारण आपको पता है, वो जो नोट है उसी से रिलेटेड कारण है, और देखोगे हो गया यार, और कितना देखोगे बस। तो ये हो गया अपना ये टॉपिक खत्म। दोनों का सेम है यार, कारण लिखे हो ना, वही है, कारण तो वही है। हाँ जी, डाउट है, क्या डाउट है, नोट पढ़ो आप पहले 2 बार। हाँ सिया बताओ बेटा। नोट को पढ़ लो, आप समझ जाओगे। आप नोट पढ़ो ना पहले, क्या लिखा है, पहला वाला नोट क्या लिखा हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा है, m+2 कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले वाले नोट में क्या लिखा हुआ था, यदि +2 के बारे में पूछ रहा है तो आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या देखना है, मोर निगेटिव। चारों में से किसमें सबसे ज्यादा निगेटिव दिख रहा है आपको, बोलो, आगे आंसर। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ा, अब नोट पढ़ो। सेकंड वाला नोट। अब आप बताओ m+2 और m+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, mn+2 और mn+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, mn की बात कर रहा हूं, mn की बात कर रहा हूं, कौन है, +2 है ना, लिखा है नोट के अनुसार। अब क्यों है उसका कारण देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, D5, इसका क्या होगा, D6 सॉरी D4, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। कारण पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन को पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें CR नहीं है। फिर और कारण बताओ मुझे, क्या कारण है, मोर पॉजिटिव यदि होगा तो m+2 ही स्टेबल होगा, दोनों में ही m+2 ही स्टेबल होगा, चाहे +3 वाला दे चाहे +2 वाला दे। बस आपको ये देखना है कि क्या ज्यादा पॉजिटिव है क्या ज्यादा निगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, अब एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ बेटा 1 मिनट कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं आगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी किया था, अभी ही किया है, क्यों,
आप पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने नोट लिखा है, नोट नंबर 1 को पढ़ो। नोट नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। और दिखा रहा हूं क्वेश्चन, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.17 को देखिए। 8.17 मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना आप, ठीक है। वो जो पूछ रहा है वो मत बताना, मैं जो पूछूंगा वो बताना। चलिए पहला वाला 3 को देखो, फर्स्ट वाला 3 को देखो, बाद में m+3 से m+2 को बाद में देखेंगे। पहले वाले 3 को देखो, इन 3 को देखो पहले, इन 3 को बस शुरू के, ये वाला और ये वाला। आप बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ? कौन है? कौन है भाई, कौन है, कौन है? Mn+2। समझ रहे हो? अब इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ वाले में आ जाओ। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पगले, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो, नोट नंबर 2 पढ़ो। मैं 1 सेकंड में फिर से बता रहा हूं। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मोर नेगेटिव, मगर क्या +2 या Mn? ठीक, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? Mn+2। पूरा बोलो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया है, द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड टू, ये पूछा है। तीनों के बीच आप कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा स्टेबल है? Mn+2। अब ये देखो, अगर तीनों में पूछा +3 में, ये क्वेश्चन को पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? +2 का कोई जिक्र नहीं है। आपको बोल रहा है कि Fe+3 एसिडिक में क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? D5 कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना। 26 होता है Fe का, D6S2 2 निकला, Fe+2 एक और निकला, Fe+3, मतलब Fe+3 में D5 है। इसमें तो छोड़ ही दो, बकवास है, कोई मतलब नहीं, D3 है, और इसमें D4 है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या गणित बोल रहा हूं। देखो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो अलग है, हम जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन वो अलग है, ये टॉपिक अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी तो और है नहीं इसमें, अगला क्वेश्चन है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता भी नहीं है, मतलब स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे और जेई लेवल पे तो मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं आपको, आया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, देख लो, ध्यान रखना। वो 2 नोट जो लिखा है ना, आपको कहां पूरा कॉपी पेस्ट कर देना उसको अपने दिमाग। कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको पूछ क्या रहा है? अच्छा कारण पूछेगा, वो बात अलग है ना, कारण पूछेगा तो कारण देख लेना भाई, D5 है, D10 है। एक ही एक्सेप्शन है पूरा, हाँ CR नहीं CU, और कारण उसमें D10 होने के बावजूद भी +2 ज्यादा स्टेबल है, और उसका कारण क्या है? उसकी हाइड्रेशन। आप लोग गूगल किए हो भाई, गूगल करके मत भूल जाना, एक ही एक्सेप्शन है, कौन?
सी यू। ओके, अगला टॉपिक लिखे कमिनोफोर, मतलब KMNO4। टॉपिक लिख ले सम इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक कंपाउंड्स। टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक कंपाउंड्स। पूरा रिमेंबरिंग टॉपिक है, लर्न करने वाला टॉपिक है, आप लोग को पूरा लर्न करना पड़ेगा ये। शुरू करें, चलिए। और जो वातावरण में पाया जाता है उसका नाम है पायरोल्यूसाइट। क्या नाम है? पायरोल्यूसाइट। पूरा रिमेंबर वाला टॉपिक है ना, लर्न लिख देता हूं। 25 स्टार लर्निंग टॉपिक है पायरोल्यूसाइट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों MnO2। इसके अलावा एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड KNO3। इसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या नाम है? गूगल करो, इंडियन सॉल्ट पीटर करो, इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन है या चिली है ये देख लो, इंडियन ही होगा मेरे ख्याल से। इंडियन सॉल्ट पीटर में क्या आ रहा है नाम? यही है ना? ठीक, KNO3 नाम इसका बोलो, इंडियन सॉल्ट पीटर। PTTER होता है शायद, तो ऐसा ही कुछ नाम है भाई, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं स्पेलिंग। KNO3, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और बनाया जाता है। नोट करते चलो साथ साथ, समय नहीं दूंगा, नोट करते चलो साथ साथ। यही है पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। हो गया। अब इसके प्रिपरेशन के दो मेथड, एक लैब में और एक कॉमर्शियल। तो लैब वाला अक्सर नहीं पूछता है, मगर है एनसीईआरटी में। लैब वाला आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। नोट करो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख लिया? साथ साथ लिखते चलो, समय नहीं मिलेगा। और लर्न करने वाला टॉपिक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। जहां पे आएगा एक्सप्लेनेशन फिर से समझाऊंगा। समय की कोई पाबंदी नहीं अपने पास, डी ब्लॉक खत्म होने वाला है। डी ब्लॉक में 16 प्रॉपर्टीज है, 16। उस 16 में से सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगा आपको? यही वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। और वो भी दो, उस दो हिंट को पढ़ लोगे ना तो कभी टफ नहीं लगेगा आपको। वो दो हिंट और D0, D10 और D5 का मोर स्टेबल होना, बस। आएगा क्वेश्चन, यहीं से आएगा। दिखा दिया कैसा क्वेश्चन आता है।
लिख लिए। अब लिखो कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मेथड, कॉमर्शियली मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है ये? इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हम पहले परमैग्नेट बनाएंगे फिर पोटेशियम परमैग्नेट बनाएंगे। मैग्नेट आयन मैग्नेट से fused with KOH oxidized with air and KNO3. Electrolysis, oxidation in alkaline medium. नोट करो, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। तो आप कैसे बनाना पसंद करेंगे जी, लैब से या कॉमर्शियल? लैब वाला। फैक्ट्री खोलोगे? चिली सॉल्ट पीटर बहुत खतरनाक होता है, विस्फोटक होता है वो, मिलता नहीं है। देखिए नाइट्रेट के सारे विस्फोटक ही होते हैं, सारे बूम। नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का तो यूज पता होगा, बम बनाने में होता है, पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है? बम बनाने में होता है सोडियम नाइट्रेट का यूज। एक और मेथड है जो हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ये भी लैब ही मेथड है, हो गया क्या? बट उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड लगता है, लैब मेथड सेकंड। वो कंपाउंड है पर ऑक्सो डाई सल्फेट, उसका नाम है पर ऑक्सो डाई सल्फेट। तो फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, 2Mn + 2 + 5S2O8 - 2 + 8H2O, that gives 2MnO4- + 10SO4 - 2 + 16H+। बैलेंसिंग की चिंता मत कीजिए, बैलेंसिंग आएगा, दिया हुआ रहेगा, जहां पे मैं बताऊंगा वहां पे बैलेंसिंग आपको याद करना है। हो गया क्या? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं तो बेहतर होगा।
मांग लेना भाई, पानी मांग ले, जो मांगना है मांग ले, मेरे को क्या करना है। अच्छा है तो बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, कोई सर बोला? अच्छा, ये नाम याद रखना, पर ऑक्सो डाई सल्फेट। देखो इससे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कैसे आते हैं, एकदम हल्के फुल्के आते हैं क्वेश्चन। बैलेंस द इक्वेशन पूरे कीजिए, क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको हिंट बताऊंगा मैं, कभी गलती नहीं होगी, चिंता मत करो। जैसे आखिरी में हिंट बताया ना, वैसे गलती की चांस ही नहीं है। बढ़े आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इधर देखो, सबसे पहले ना मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ये हमारा Mn था दोस्त, 1 2 O, ये O माइनस, ये MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर है। इसका नाम परमैंगनेट है, परमैंगनेट। और एक और है हमारा दोस्त, वो ये है, ये है, ये परमैंगनेट था, ये सिर्फ परमैंगनेट है, पोटेशियम नहीं लगाया ना। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये पोटेशियम परमैंगनेट, पर वर्ड आएगा इसमें, O-2। और ये क्या है, MnO4-2 है, ऐसा। ये फर्क है स्ट्रक्चर। चलिए लिखना चालू करें, दो शब्द लिखना है इनके बारे में। लिखिए, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, डार्क पर्पल, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, क्रिस्टल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर क्रिस्टल with iso structure of, with iso structure of KClO4, KClO4। देखिए दिस इज, सॉरी, देखिए द सॉल्ट आर वेरी soluble in water, the salt are very soluble in water। ऐसा मत करो यार प्लीज, लास्ट बेंच, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? यांशु क्या कर रहा है यार? है कितना दिन बचा है पेपर पता है? पेपर कितना दिन बचा है? 70 दिन भी नहीं है, और इतना बड़ा सिलेबस कैसे करोगे? और अभी भी सिंसियरिटी नहीं है, फोन चला रहे हो क्लास में बैठ के। क्या लिख रहे थे यार? हाँ, 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, लिख देता हूं, 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। लिखिए, बट अगला पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो, बट व्हेन वी हीटेड, it breaks into
दैट, और ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जानते हो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? कौन कौन जानता है डिस्प्रपोर्शनेशन? हाथ उठाओ। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, कोई जानता है? शानदार। इधर देखो, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये +6 है, ये +4 है। ऐसा रिएक्शन जिसमें उसी का ही रिडक्शन होता है और उसी का ही ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे रिएक्शनों को किस नाम से बुलाते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शनों को? एस। नोट करो, मगर यहां दोनों ही रिडक्शन हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन है, हालांकि ये डिकम्पोजिशन है हालांकि। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे एक दो। लिखिए, देखिए, तीन अलग अलग मीडियम में तीन अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है ये, वो मैं बताने वाला हूं अब। लिखिए अगला टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करें, इधर देखो। एसिडिक मीडियम की बात कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में जो MnO4 माइनस है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये Mn+2 में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है बोलो? अगर आप चाहे तो इसमें पूरा बैलेंस भी कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है? 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये 8H+ आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? 4H2 आ जाएगा। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, अब MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। और इस हिसाब से यदि अगर आपको कोई बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट बताओ, ऐसे सिचुएशन पे इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, which is equal to the 158 divided by 5 and which is equal to 31.6, 31.6। ये है किसमें, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। किसमें बेटा बोलो? अब बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस। अच्छा एक काम करो, लिख लो, साथ साथ लिखते चलो। मैं भी देख के लिखा रहा हूं रे भाई, इसको लर्न करना है आपको। जो है बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक अभी जो लिखा रहा हूं ये है, थोड़ा सा हिंट वाला। बाप रे, हो गया। इधर अगला एक दूसरा मीडियम होता है जिसको बोलते हैं बेसिक और अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम? हाँ ना, लक्ष्य ध्यान दे यार, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? कितना बात कर रहा है तू? देखा तभी तो बोल रहा हूं। अल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट वेट, अच्छा ये
सॉरी, इधर देखो बेसिक मीडियम में जो MnO4 माइनस है, मत करो ना यार, मेरे को ये बता दो क्या भाई, क्यों आए हो, आए क्यों? अगर यही करना है तो नहीं आना था, वैसे भी क्या मतलब है? आजा। हाँ, क्या रखे? एक सामान रखे। ये है आपका सॉरी कौन सा मीडियम? बेसिक और अल्कलाइन। क्या बेसिक और अल्कलाइन मीडियम में ऐसा होता है, नोट करो। छोड़ सकता। हाँ हाँ बाबू, ब्लेड है बेटा, और रख दो उसको, चोट लग सकती है। अगला लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, तीसरा, कौन सा मीडियम? न्यूट्रल मीडियम। इधर देखो, न्यूट्रल मतलब ऐसा मीडियम, बाबू बाबू मेरे साथ रहना, मस्ती करेंगे बोर्ड में, आ जाओ। मत जाओ मत जाओ। न्यूट्रल मीडियम में जो MnO4 माइनस है, उसमें आप क्या मिला लोगे? पानी। आपकी जानकारी को बता दो, 3 इलेक्ट्रॉन देता है ये, और ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में। आप देख सकते हो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे क्या प्लस, ये जानकारी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको लिखो, इसी के अनुसार सारा रिएक्शन सॉल्व करना है आपको। तो आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, विच इज इक्वल टू 158 डिवाइडेड बाय 3। आंसर आएगा कुछ, क्या आ रहा है देखो तो, क्या आएगा? 52.67, 52.67 आएगा, नोट करो। अरे वाह, आज तो बाबू, और देखो बाबू मेरे पाँव में क्या हो गया यार, अजीब सा हो गया पाँव, दिन भर से जूता पहना ना, इसीलिए शायद, है ना, अजीब सा हो गया ना। किसके कारण? अच्छा, चोट लग चुकी है, ओके फिर ठीक है, नोट करो इसको, लास्ट टॉपिक है, छुट्टी। तो हमें क्लैरिफाई हो गया कि कौन से सिचुएशन पे कौन सा होता है।